नमस्कार। आज हम उस कहानी की बात करेंगे जिसने भारत की अपनी हिफाजत करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ये 2 दशकों में फैली एक कहानी है, एक देश की जो लाचारी से निकलकर अपने दुश्मनों के दरवाजे तक पहुंच गया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये जो 2 शब्द है ना, अज्ञात बंदूकधारी, सुनने में कितने रहस्यमयी लगते हैं, है ना? पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस पूरी की पूरी रणनीति का चेहरा है जिसने भारत के अपने दुश्मनों से निपटने के तरीके को ही पलट कर रख दिया। पर सवाल ये है कि ये रणनीति आई कहां से? देखिए, आज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 2014 से पहले के दौर में। और सच कहूं तो वो एक ऐसा दौर था जब देश लगातार आतंकवादी हमलों से जूझ रहा था और हर हमले के बाद एक अजीब सी, एक भारी सी चुप्पी छा जाती थी। जरा एक नजर इन तारीखों पर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो जख्म हैं जो देश ने सहे। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में धमाके, फिर 2008 में जयपुर और अहमदाबाद में एक के बाद एक ब्लास्ट, और फिर 26/11 का वो भयानक हमला जिसने सबको हिला कर रख दिया। मतलब हमलों का एक ऐसा सिलसिला था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और हर हमले के बाद पैटर्न बिल्कुल सेम था। सरकार की तरफ से कड़े बयान आते, पाकिस्तान को सबूतों से भरे डोजियर सौंपे जाते और आम लोग सड़कों पर मोमबत्तियां जलाते। सबको पता था कि अपराधी कौन हैं, उनके नाम, उनके चेहरे, उनके ठिकाने, सब कुछ मालूम था। फिर भी ऐसा लगता था जैसे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग सोच, एक अलग रणनीति शक्ल ले रही थी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिमाग की उपज थी। एक ऐसा प्लान जो सालों से बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। इस प्लान का आइडिया बहुत ही सीधा और सिंपल था। डिफेंसिव खेलने की जगह अब अटैकिंग मोड में आने का वक्त था। आतंकवादियों के हमला करने का इंतजार मत करो, बल्कि उनके घर में घुसकर उन्हें खत्म कर दो। डोभाल ने यह सिद्धांत 2004 में ही बना लिया था, जब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे। पर जब इस प्लान को उस वक्त की सरकार के सामने रखा गया तो रिएक्शन बहुत ही तीखा था। कहते हैं कि एक बड़े राजनीतिक नेता ने तो फाइल फेंकते हुए इस आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया था। ये उस समय की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को साफ साफ दिखाता है। लेकिन इस रिजेक्शन के बावजूद डोभाल को अपनी योजना पर पूरा यकीन था। उन्हें पता था कि ये रणनीति सही है, बस सही पॉलिटिकल लीडरशिप का इंतजार है जो इसे लागू करने की हिम्मत दिखा सके। तो उन्होंने उस फाइल को सहेजकर आर्काइव में रख दिया। और इसी दौरान देश के अंदर एक और चीज बदल रही थी, वो था लोगों का मूड। बार बार के हमलों और सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से लोगों में गुस्सा और एक थकान दोनों जमा हो रहे थे। और यही गुस्सा एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बनने वाला था। देखिए, 2011 में जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पूरे देश में फैला, वो कहने को तो करप्शन के खिलाफ था, पर असल में वो लोगों की उस गहरी निराशा का नतीजा था जो सरकार की हर तरह की सुस्ती, हर तरह के इनएक्शन से पैदा हुई थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल था। इस आंदोलन ने एक ऐसे नेतृत्व के लिए जमीन तैयार कर दी जो कड़े फैसले लेने का वादा करे। और लोगों के इसी गुस्से ने वो पॉलिटिकल माहौल बनाया जिसमें एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी गई। एक ऐसी शुरुआत जो बंद दरवाजों के पीछे हुई और जिसने भारत की सुरक्षा नीति की दिशा ही बदल दी। अजीत डोभाल ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, कोई फाइलें नहीं, कोई दफ्तर नहीं, बस 2 लोग। डोभाल ने सालों की अपनी इंटेलिजेंस, हर आतंकवादी का नाम, उसका पता, उसका पूरा नेटवर्क, सब कुछ उनके सामने रख दिया। सब कुछ बड़े ध्यान से सुनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक सीधा सवाल पूछा, तो ये अब तक हुआ क्यों नहीं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये पुरानी नीति से पूरी तरह अलग हटने का एक साफ संकेत था। ये संयम के दौर के खत्म होने और एक्शन के दौर के शुरू होने का एक तरह से ऐलान था। तो फर्क बिल्कुल साफ है। 2014 से पहले पॉलिसी थी रिएक्टिव, मतलब बयान देना, सबूतों के डोजियर देना और इंटरनेशनल प्रेशर बनाना। और 2014 के बाद वादा था प्रोएक्टिव एक्शन का, यानी जवाबी कार्रवाई और ऑपरेशन करने की खुली छूट। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। तो 2014 में सरकार बदली, अजीत डोभाल एनएसए बने और सालों से दराज में बंद पड़ी वो फाइल आखिरकार खुल गई। अब ऑपरेशन अज्ञात बंदूकधारी को कागज से उतारकर हकीकत में बदलने का टाइम आ गया था। लेकिन काम शुरू करते ही एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई कि बाहर बैठे आतंकवादियों को ढेर करने से पहले देश के अंदर मौजूद उनके सपोर्ट नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है।
मतलब वो लोकल गुंडे, वो माफिया, वो सपोर्टर्स जो उन्हें पैसा, पनाह और जानकारी देते थे, पहले उनसे निपटना था। तो रणनीति बिल्कुल क्लियर थी, एक 2 स्टेप अप्रोच। स्टेप 1, देश के अंदर सफाई करो, उस पूरे नेटवर्क को तोड़ो जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। और स्टेप 2, जब ये अंदरूनी नेटवर्क कमजोर पड़ जाए तब बाहर बैठे मेन टारगेट्स पर सीधा हमला करो। ये एक बहुत ही सोचा समझा मेथोडिक तरीका था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नई अग्रेसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ठोस नतीजे क्या निकले, जमीन पर असल में क्या बदला। इस नई पॉलिसी के तहत एक एक करके बड़े बड़े नाम निशाने पर आए और मारे गए, जैसे पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ, IC 814 प्लेन हाईजैक करने वाला ज़ुहूर मिस्त्री और हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान। और ये कोई 1-2 केस नहीं थे। सोर्स के मुताबिक अब तक 60, जी हाँ 60 से भी ज्यादा बड़े आतंकवादियों को इस ऑपरेशन के तहत खत्म किया जा चुका है। ये आंकड़ा इस ऑपरेशन के स्केल और इसकी गंभीरता को साफ दिखाता है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये भारत के लिए एक निर्णायक और जरूरी नया सुरक्षा सिद्धांत है, या फिर ये एक ऐसा रास्ता है जिसके लंबे समय में क्या परिणाम होंगे, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। एक बात तो तय है, इस नीतिगत बदलाव ने सुरक्षा के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया है, लेकिन इसकी पूरी तस्वीर तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।